जो पैरेलली उसकी बात की जाए। देखिए 7 सितंबर एक तरह से वो ऐतिहासिक घटनाक्रम, वो ऐतिहासिक दिन रहा जिसके पहले हम लोग महसूस करते थे कि कांग्रेस दिशाहीन दिख रही है, कांग्रेस गतिहीन दिख रही है, लेकिन वहां से वो गतिशीलता तो उन्होंने ऐसी पकड़ी कि वो रॉकेट की गति आ गई और डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि लक्ष्य आपके सामने में है, किसी प्रकार से कोई भटकाव की स्थिति नहीं है। तो वो जो तमाम उसके पहले की तिथियां थी और वहां से जो अभी हम लोगों ने देखा कि 108 दिनों की जो यात्रा चली उसने कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। और वो आमूलचूल परिवर्तन किस स्थिति का था कि उसके उस लहर को, उसके एनर्जी को पूरे देश ने शिद्दत के साथ महसूस किया। इसलिए मैं कहूंगा कि वो एक लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में उभरे हैं, चाहे उनको जो भी चीज कहा जाए। तो अभी इस समय उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि भारतीय लोकतंत्र जो गंभीर खतरों से जूझ रही थी, वहां से उन्होंने उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। एक तस्वीर, एक फ्रेम दिखाई थी आपने, जहां वो कर्नाटक में बारिश में भीगते हुए जो सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको याद होगा राजीव जी, देखिए जैसे ही कर्नाटक की यात्रा खत्म हुई थी, आपके कार्यक्रम में मैंने बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट की सबसे पहली चर्चा उसी समय कर डाली थी, जिसमें वो मीडिया के गलियारे में नहीं थी वो चर्चा। और जैसे ही ये यात्रा मध्य प्रदेश समाप्त होती है, उसी समय हमने आपके कार्यक्रम में उसमें भी बोला था कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में वो खुद मान रहे हैं कि उनकी नई सरकार नहीं बनेगी, जनता में बड़ी लोकप्रियता की स्थिति है। तो बीजेपी ने तो अंदर खाने से दो जगह की चीजें तो एकदम, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश, उसको बीजेपी खुद ही स्वीकार कर रही है कि वहां पे स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। आप सोच के देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है कि अध्यक्ष बनाया उन्होंने, और वो भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दों को लेकर शिद्दत के साथ चली। मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूं कि 2023 जो नववर्ष आने वाला है, वहां पे कर्नाटक से एक बड़ी, एक तरह से आप कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ी सुखद समाचार, जो बड़े विधानसभा चुनाव के रूप में वो दिखने की प्रबल संभावना है। मैं अभी के समय में अगर हम लोग विश्लेषण करें, आप कर्नाटक से एक तरह से आप लेके आते हैं 80 वर्षीय दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव। और जो यात्रा गुजरी कर्नाटक से, कमीशन खोरी की चर्चा, आपने सही कहा कि 3 मुद्दे तो रहे उसके बेसिक मुद्दे, लेकिन राहुल गांधी जी की स्थितियां ऐसी रही कि वो वहां पे कहीं कहीं लोगों को लगातार सुनते रहे और आपस में सुन के तमाम तरह की चीजें की। वहां पे कर्नाटक कांग्रेस में जो मतभेद की स्थिति थी, जिसको लेकर भाजपा बहुत ज्यादा आशान्वित थी, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा ने वो मतभेदों की स्थिति समाप्त की। वहां पे जो एक निराशा की स्थिति थी कि बनी बनाई सरकार आपकी चल रही थी, उसको तोड़ के जो है कि वहां पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी, वो निराशा की स्थिति से पूरी पार्टी बाहर निकल के आ गई। स्थिति देखिए आज के समय में कि वहां पे कहीं कहीं जो बम्बई है वो इस समय भारी दबाव में है। आज उनके पास एक तरह से वो उनका कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का मामला दबाव में है। वहां पे हम लोग दूसरी स्थिति पर चर्चा करें तो वो जिस तरह से उनकी पूरी पृष्ठभूमि रही है, वो एक तरह से आरएसएस और तमाम उन सब चीजों से बाहर से आए हैं, तो आरएसएस के भीतर भी काफी ज्यादा मतभेद की स्थिति है। और राहुल गांधी जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और उनसे भी ताबड़तोड़ हमले मल्लिकार्जुन खड़गे के जो हमले हो रहे हैं, आप 28 दिसंबर को देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण देखिए, जो भाषण उन्होंने महाराष्ट्र से दिया, आप सोच के देखिए, इसमें महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, कर्नाटक में एनडीए की सरकार, और वहां पर इन दोनों सरकारों के बीच में तनाव पैदा करने की स्थिति कर रही है। जबकि आप देखिए, जो सीमा विवाद था, होना तो यह चाहिए था कि केंद्र सरकार को पहल करके, दोनों जगह आपकी अपनी सरकार है, आप उस सीमा विवाद को हल कराने का प्रयास करते, लेकिन नहीं, वो उसमें और जो है कि गर्म हवा पानी डालने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? बीजेपी के कई लोगों से मैंने ये सवाल पूछा, उनका कहना यह है कि हम लोगों ने ये मान लिया है कि कर्नाटक तो हमारे हाथ से जाएगा। वैसे स्थिति में महाराष्ट्र को बचाना अब हमारे ऊपर, जैसे कि वो हमारे पूरे प्राथमिकता में शामिल है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि भाई गुजरात में महाराष्ट्र से तमाम उद्योगों को लाया जा रहा था, तो अगर गुजरात और महाराष्ट्र के मामले में उसमें गुजरात को प्राथमिकता दी गई। अब अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने में है, तो ये महाराष्ट्र को वरीयता देना चाह रहे हैं और ये जान रहे हैं कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने इतनी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। वहां पे वो जगह तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाते वो वोट मांग लेंगे। पिछले चुनाव में कितना वोट शेयर मिला था? 36% वोट शेयर पे बीजेपी खड़ी थी, 38% वोट शेयर पे, जबकि 5 साल सरकार में थी, एंटी इनकम्बेंसी 70 कांग्रेस के साथ था, तब भी कांग्रेस जो है 80 सीट लेकर
38% का वोट शेयर लेके आई थी वहां पे। आज जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो इतना हाई है। सोचिए कि कर्नाटक, राजधानी बंगलुरु, जो कि विदेश से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो कर्नाटक जाना पहले पसंद करते थे। आज कर्नाटक में पूंजी निवेश नहीं आ रहा है, वहां से तमाम पूंजी निवेश बाहर निकल के जा रहा है। तो ना तो उद्योग जगत की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है। कर्नाटक जो कि कहीं कहीं सेक्युलरिज्म का जगह रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में कभी बुर्का का विवाद, कभी कोई विवाद, तो तमाम लोग ये चीजें जान चुके हैं कि अगर हमें विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है तो इन सरकारों से कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी ने जो संदेश दिए हैं वो वहां के तमाम सोसाइटीज ने उसको स्वीकार किया है। येदियुरप्पा को वो वहां पर हटा देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई, हटा दिया गया। अब फिर जब दिखा कि उनके नाराजगी से बड़ी समस्या पैदा हो रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाके उन्हें बैठा दे रहे हैं। तो ये जो तमाम प्रकार के विरोधाभास है, बीजेपी के भीतर के विरोधाभास, और ये विरोधाभास के ऊपर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये विरोधाभास सत्ता पे आया ही है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। तो भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति अभूतपूर्व तौर पे मजबूत कर दी है। आज के समय में अगर हम लोग देखें, बीजेपी का मोरल पूरी तरह से डाउन है। वो ऐसा जगह नहीं है उत्तर भारत की तरह कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट मांग लें। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा के हिमाचल प्रदेश में भी वोट मांगा गया था। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी खुल के कहते थे कि भाई आप नीचे हमारे विधायकों को मत देखिए, हमारे मुख्यमंत्री को मत देखिए, केवल हमें देखिए और वोट दे दीजिए। तो यह स्थिति, इसी बीच में देखिए जो बीजेपी से तमाम गड़बड़ियां हो जा रही है। अभी देखिए जो चर्चा छिड़ रही है ओबीसी का जो पूरा का मामला है, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि वो ओबीसी के चेहरे हैं। भाई अगर वो ओबीसी के चेहरा है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, तो फिर आरक्षण में फिर ओबीसी के साथ इस प्रकार का भेदभाव कैसे हो जा रहा है? लगातार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट मापदंड है कि आप एक ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाएं और उस ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले के अनुसार एक आयोग बना के आंकड़े लाते आप तमाम तरह की चीजों को आप सामने में रखिए। तो अब इस पूरे विवाद का मामला क्या बना है? जनता के बीच में स्पष्ट संदेश गया कि ओबीसी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ओबीसी के अधिकारों का हनन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन बिल्डिंग हो रहा है, इसमें ये मामला उठा तो था ओबीसी को लेकर, लेकिन इसमें कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बना के उसमें दलित वाला आरक्षण भी जोड़ दिया है। तो एक तरह से कहीं न कहीं जो स्थितियां बन रही है वो बीजेपी के ऊपर आरक्षण विरोध की पूरी छवि बन गई है कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, वंचितों के आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे स्थिति में जब यह विमर्श अगर उत्तर भारत में बन रहा है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रवेश के दरवाजे बंद हो रहे हैं। यह विमर्श ही तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन विमर्श के गहराइयों में भारत जोड़ो यात्रा को अत्यंत गंभीरता से पाता हूं। जी, भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरी है, उन राज्यों में क्या स्थिति है, उन राज्यों में क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? देखिए 10 राज्य हो गए। पहला राज्य तमिलनाडु है, दूसरा राज्य केरल है, तीसरा फिर कर्नाटक है।